नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए 26 मार्च की प्रमुख हेडलाइंस के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन के साथ साथ ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर कच्चा तीबू केस ऑन सितंबर 15। पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य में एक निर्जन द्वीप कच्चा तीबू जो वर्ष 1921 से भारत और श्रीलंका के बीच डिस्प्यूटेड यानी विवादित था। यह मुद्दा वर्ष 1974 और 1976 में कच्चा तीबू को श्रीलंका का हिस्सा मानने वाले समझौते के साथ हल हो गया। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने अपने बड़ा दिल दिखाते हुए पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखने की दिशा में उन्होंने कहा कि कच्चा तीबू को हम श्रीलंका को सौंपते हैं। तो ये मुद्दा उसी समय के साथ हल हो गया, लेकिन साथ ही साथ दोनों देशों के बीच मैरीटाइम बाउंड्री और फिशिंग राइट यानी समुद्री सीमाओं और मछली पकड़ने के अधिकारों को भी परिभाषित किया गया था। परिभाषित ये किया गया था, मैप पे आपको दिखाते हैं। ये है कच्चा तीबू की लोकेशन। यहाँ पे क्या है कि रामेश्वरम या तमिलनाडु के जो मछुआरे थे, मछली पकड़ने का अधिकार उनको दिया गया था कि आप यहाँ कच्चा तीबू में जा करके मछली पकड़ सकते हैं। यहाँ आप अपनी मछली की जाल यानी नेट को सुखा सकते हैं और यहाँ पे मछली पकड़ने के दौरान यहाँ पे एक चर्च भी है। इस चर्च में पूजा कर सकते थे, प्रेयर कर सकते हैं और यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया था भारतीय मछुआरों को। लेकिन समय के साथ विवाद और बढ़ता गया दोनों यहाँ पे की तरफ से, तो उसी दिशा में ये चर्चा में रहता है कच्चा तीबू। इस पर नजर बना के रखिएगा, जैसे ही और अपडेशन आएगा तो और डिटेल में हम लोग चर्चा कर पाएंगे। इसकी मैप पे लोकेशन आप देखते रहिएगा। ये रामेश्वरम से बहुत नजदीक है और यहाँ श्रीलंका के जाफना से नजदीक है। एक छोटा आइलैंड है ये कच्चा तीबू आइलैंड। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग माउंटेन रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। यूनेस्को द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट वर्ष 2025 में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और परमाफ्रॉस्ट यानी अस्थायी हिम के पिघलने और बर्फ के आवरण में कमी पर प्रकाश डाला गया है इस रिपोर्ट में। और ये परिवर्तन ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ के रिस्क को बढ़ाते हैं और सी लेवल यानी समुद्र के स्तर को बढ़ाने में भी योगदान करते हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। आपने देखा होगा पिछले वर्ष 2024 में सिक्किम में जब ग्लेशियल झील फटी थी तो वहां पे काफी बाढ़ आई थी। बहुत तेजी से अचानक पानी इकट्ठा हो गया था, काफी लोग मारे गए, तो चर्चा में थी और उसी के देखते हुए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूपीएससी लगातार क्वेश्चन भी पूछता रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के ऊपर यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 2023 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 76 था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। कथन 2, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की आवश्यकता है, जरूरत है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। अब आइए चर्चा करते हैं पिछले अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर। पिछले अंक में ओशन नेबल सिंपोजियम आईओएनएस के ऊपर पूछा था क्वेश्चन ये था कि हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनागुरल यानी प्रारंभिक आईओएनएस भारत में वर्ष 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनागुरल यानी आरंभिक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसको इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम बोलते हैं, इसका सेमिनार वर्ष था 2008 था में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था और यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम था। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन तो 2015 को देखते ही आप काट दीजिए। दूसरे कथन के ऊपर बात करते हैं। आईओएनएस एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आईओएनएस हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का एक मंच है और यह मंच राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को संरक्षित करने में सहायता करता है। इस प्रकार हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रभावी समुद्री सुरक्षा ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और हमारी सामूहिक समृद्धि के लिए भी मौलिक है।
ये तो हो गई बात यहाँ पे। अब लेकिन आईओएनएस की बात कर लेते हैं। इस संगठन की बात करें अगर, तो इसमें 25 राष्ट्र और 8 पर्यवेक्षक राष्ट्र शामिल हैं। 25 राष्ट्र सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है और इसमें 8 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। अगर बात करें दक्षिण एशियाई तटीय क्षेत्र से, तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका और यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम। और वहीं बात करें पश्चिम एशियाई तटीय क्षेत्र से, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात है। और वहीं बात करें पूर्वी अफ्रीकी तटीय क्षेत्र से, फ्रांस, रियूनियन, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया है। अगर बात करें दक्षिण पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई तटीय क्षेत्र से, तो ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और तिमोर लेस्ते है। तो आईओएनएस के सदस्यों को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बॉयलर्स बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में ये पास भी हो गया है और ये दिसंबर महीने में 2024 में पहले से ही राज्यसभा में पास हो चुका है और ये पुराने कानून की जगह लेगा। ये बिल, बॉयलर बिल, आपराधिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके भरोसा बढ़ाएगा। ये 7 में से 3 अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। सभी गैर आपराधिक कृत्यों के लिए त्वरित निवारण, कारोबार को आसान बनाने के लिए अप्रचलित प्रावधानों को समाप्त किया गया है, उनको हटाया गया है और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए नया अधिनियम जोड़ा गया है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष मई और जून के महीने 2024 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई फैक्ट्रियों के बॉयलर फटे थे। उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि समय है इस कानून को रिवाइज करने का। ये काफी पुराना कानून है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि सभी पुरानी चीजों में परिवर्तन करने का समय है और औपनिवेशिक चीजों को समाप्त करने का समय है। उसी की तर्ज पे ये इसमें बदलाव किया गया है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बॉयलर बिल 2024 पेश किया और यह बॉयलर्स बिल अधिनियम 1923 का 5 को निरस्त करता है और इस विधेयक को 4 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में पहले से ही पारित कर दिया गया था। अब लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के प्रदर्शन और बाजार की स्थितियों में बदलाव के आधार पर 26 मार्च 2025 से इसको बंद कर दिया गया है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की घोषणा 15 सितंबर 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य दीर्घकाल में सोने के इंपोर्ट यानी आयात पर देश की निर्भरता को कम करना तथा घरों और संस्थाओं के पास उपलब्ध सोने का उत्पादक प्रयोजनों के लिए उपयोग को सुविधाजनक बनाना था। सरकार ने कहा था कि उस दौरान कि आप अपने सोने को जमा कीजिए, उसके बदले आपको रुपए मिलेगा। तो इसके लिए ये सारी स्कीम शुरू की गई थी और उस दौरान क्या किया गया था कि गोल्ड मोनेटाइजेशन में 3 घटक शामिल किए गए थे। लघु अवधि बैंक जमा 1 से 3 वर्ष का था और मध्यम अवधि सरकारी जमा 5 से 7 वर्ष का और दीर्घ अवधि सरकारी जमा 12 से 15 वर्ष का था। तो अब कुल मिला के समाप्त हो गया है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, इस पर नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाउ इज एन इन हाउस इंक्वायरी कंडक्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में नकदी पाई गई जिसके कारण से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और उनके खिलाफ अब इन हाउस इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल होंगी इस जांच में। और जांच शुरू हो गई है और जांच कमेटी जैसे ही अपनी रिपोर्ट देगा उसी आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना निर्णय लेंगे और फिर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट, अगर जांच में सही पाया गया कि उनके खिलाफ उनके घर में नकदी थी तो फिर उनके खिलाफ महाभियोग का आरोप लगेगा, फिर उनको उनके पद से हटाया जाएगा। तो इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, आने वाले टाइम में और अपडेशन देखने को मिल सकता है। साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।